देखिए, गुड इवनिंग बच्चों। राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। कल का जो टॉपिक हम लोग चला रहे थे उसके आगे हम लोग फिर से फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों का टॉपिक था टास्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, कि जो एक कपलर बनाया जाता है पावर को लोड एंड तक ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका टास्क क्या था, और उसके हम लोगों ने 3 पॉइंट्स तक स्टडी 4 पॉइंट तक कर लिया था, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। मनोज राय गुड इवनिंग, अमित गुप्ता गुड इवनिंग, संतोष कुमार गुड इवनिंग, रविंद्र कुमार गुड इवनिंग, राजन तिवारी गुड इवनिंग, सोनी गौतम गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो इसके 4-5 पॉइंट हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग टास्क पढ़ रहे हैं, तो शायद 6 पॉइंट्स आएगा। मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ to ensure minimum transmission line losses। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका जनरेशन हो रहा था, इसके आगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम बोल रहे हैं। तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम का जो भी लेंथ हो वो ऑलवेज ट्रांसमिशन का जो इंजीनियर होगा, पावर सेक्टर का जो इंजीनियर होगा, उसका ये मोटो होगा, उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी लेंथ ये अडॉप्ट करे वो लेंथ मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्योंकि जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट्स मीन आपको पता है यहां पे टावर सब लगने हैं, टावर, इंसुलेटर्स, फिटिंग्स, हार्डवेयर फिटिंग्स, कंडक्टर का भी, अर्थवायर का भी, ये सब बढ़ेगा, टावर का दाम बढ़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी ये लेंथ है वहां पे ROW दैट्स मीन द राइट ऑफ वे, ये सब बढ़ेगा। ROW जो किसान का मुआवजा दिया जाता है, ये सब बढ़ेगा। जितना लेंथ बढ़ रहा उतना आपको समझ में आया। किसानों के खेत में जब आप खंबे गाड़ोगे, पहले केवल था कि यहाँ पे क्रॉप कंपनसेशन देना होता था, लेकिन रिसेंटली अब क्रॉप कंपनसेशन के साथ साथ लैंड का भी कंपनसेशन का जियो आ गया है कि आपको लैंड का भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। कि जो टावर यहाँ पे इरेक्ट किए जा रहे हैं, इसका जो एरिया कवर किया जा रहा है, इसका 85% सर्किल रेट के अकॉर्डिंग, सर्किल रेट जो वहाँ का डीएम निर्धारित करेगा ये भी देना है। दैट्स मीन इन सब के दाम बढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कंडक्टर का भी दाम बढ़ेगा। कंडक्टर का दाम बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने लेंथ बढ़ा दिया है, और लेंथ बढ़ा दिया तो आपको रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपान है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया सेम पावर के लिए उसका लॉसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। लॉसेस भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ लेंथ बढ़ा रहा, कोरोना पावर लॉस ये भी बढ़ जाएगा। ये सब बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेंगे। और जब बढ़ेगा तो देखो यही है कि इसका मतलब किसी भी इंजीनियर ने बहुत सही तरीके से ये लाइन का जो है सर्वे नहीं किया है, लाइन का सर्वे नहीं किया। आप जहां से जहां भेजना है इसका इस तरह से, अब तो जीपीएस आ गया, जीपीएस से आप कर सकते हो, ठीक है। और जीपीएस के द्वारा किया जाता है। पहले तो वो थियोडोलाइट लेके जाते थे, सब लोग करते थे। और दूसरा गूगल मैप है, आप जानते हो कि सपोज करो सब स्टेशन का ही एक ट्रांसमिशन लाइन बनाना है, एक सब स्टेशन यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो आप देखते होंगे गूगल मैप से जाने के बहुत सारे रूट दिखाते हैं। तो इस पर्टिकुलर रूट को सेलेक्ट करना है जिसका लेंथ सबसे कम हो। ये भी काम किसका है?
पावर सेक्टर के इंजीनियर्स का। और ये आता है टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम की जो रूट लेंथ हो, ये जो रूट लेंथ है ये सर्वे से पता चलता है। सबसे पहले हम तो ऑनलाइन सर्वे कर लेते हैं, ऑनलाइन सर्वे ही पता चल जाता है कि मिनिमम 3 रूट्स हों, और इसमें फिर आप लोग क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि कौन सा रूट सबसे मिनिमम लेंथ का है, और वही मिनिमम लेंथ में सबसे कम एक्सपेंडिचर आएगा, और उसी को अडॉप्ट करना है, उसी को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। तो अडॉप्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं जिससे कि सब कुछ हमें मिले, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, उसके साथ साथ हमारा लॉसेस भी कम हो जाए, इफिशियंसी हमारे ट्रांसमिशन लाइन की अच्छी मिलेगी। तो ये भी आप ही का काम है, ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है कि सबसे मिनिमम लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन वो डिजाइन करे, सेलेक्ट करे, उसके अगर सेलेक्ट किया है उसने मिनिमम, तो उसका ट्रांसमिशन लाइन का लॉसेस भी कम से कम होगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम? किसी को कोई डाउट होगा वो जरूर पूछेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रवीण प्रजापति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समद आलम गुड इवनिंग। कोई दिक्कत हो किसी को बताइएगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट, प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द सप्लाई ऑफ electricity in all areas with full safety and reliability, and also provide एक्स्ट्रा ऑप्शंस या पाथ फॉर सप्लाई टू डेस्टिनेशन ऑब्लिक लोड एंड। अब देखो ध्यान से, फिर जो आपके पास जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका ये भी काम है कि जहां पे ये सप्लाई दे रहा है वहां पे सिक्योरिटी दे कि हाँ आपको सप्लाई कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दूंगा, जिस एरिया में मुझे जाना है वो सभी एरिया को कॉन्टिन्यूअस में सप्लाई दूंगा, और सेफ्टी भी रहेगी। दैट्स मीन आप जानते हो ग्राउंड क्लियरेंसेस लेना है, उसके साथ रिलायबिलिटी भी रहे, भरोसा रहे, हाँ मेरे पास सप्लाई आएगा। तो देयरफॉर जैसे देखो आपका यही डेस्टिनेशन है, यहाँ पे आपका लोड इंड है और यहाँ पे मैं सप्लाई देना है, तो देयरफॉर अगर आपने देखा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से बनाया गया है तो क्या करते हैं, इंटरकनेक्टर सिस्टम लेता है, ट्रांसमिशन सिस्टम वाला कहता है कि एक सप्लाई यहाँ से जा रहा है, एक काम करो यहाँ से एक सप्लाई और दे दो, जिससे कि अब इस एरिया की रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी बढ़ गया है कि अगर इस लाइन पे फॉल्ट हो गया, इस लाइन पे फॉल्ट हो गया है और ये आउटेज में चला गया है, तो कहेगा कि चलो अब यहाँ की सप्लाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ले लिया जाएगा। और इस तरह से यहाँ की जो कंज्यूमर है कहेगा कि ये जो सप्लायर है ये बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही भरोसेमंद है और सिक्योर है कि हाँ मुझे सप्लाई मिलेगा, भले 1 मिनट का इंटरप्शन हुआ या 5 मिनट का इंटरप्शन हुआ, लेकिन उसको ये पता है कि रिलायबिलिटी यहाँ बढ़ रही है। और इंडिया में हो भी गया है, कोई भी सिस्टम अब रेडियल नहीं रहेगा। अगर एक सप्लाई से ज़्यादा, अगर समझ लीजिएगा आपका ये मोहल्ला है और यहाँ पे केवल एक सोर्स है जिसको रेडियल सिस्टम बोला जाता है, ये लोड है और एक ही सप्लायर यहाँ पे है, तो दिस वन इज अ रेडियल सिस्टम है। रिसेंटली रेडियल सिस्टम को टोटली हर एक पावर सेक्टर का यूटिलिटीज हटवा रहा है और कह रहा है कि इस लोड को इंटरकनेक्टेड सिस्टम चाहिए, मिनिमम 2 सोर्स होने चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी मिल जाए, रिलायबिलिटी बढ़ जाए कि डेस्टिनेशन या लोड एंड पे उसको 1 नहीं 2 या 2 से अधिक। अब जैसे यहाँ पे लोड जो है, अब सपोज करो लोड CM PM है, तो बंधु आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे तो एक सोर्स, क्या हमने 2 सोर्स यूज़ किया, उसके साथ साथ यहीं पे एक जनरेटर सिस्टम भी होगा, एक जनरेटर भी रखे रहेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे अब गांव होगा तो देखिए गांव में सिंगल बस बार अरेंजमेंट, सिंगल बस एक ही बस बार होगा 3 फेज का ऐसे, और फिर यहीं से ट्रांसफार्मर जुड़ जाएगा और फिर यहीं से सिंगल बस बार अरेंजमेंट, तो 11 kV की लाइनें निकल जाएंगी, ये 33 kV की लाइन है। लेकिन अब यहाँ पे CM रह रहा है तो CM के लिए देखिएगा डुप्लीकेट बस बार अरेंजमेंट,
कि भाई एक बस बार और ले लो, कहीं एक बस बार पे दिक्कत है, दूसरे सप्लाई देते रहे, कंटिन्यूटी अगर नहीं बनी रहेगी तो जवाबदेही बनेगा, और जवाबदेही बनेगा तो भी एक्शंस हो सकता है हमारे ऊपर। तो देयरफॉर हम लोग वहाँ कहेंगे। अब इस देखते हैं, लोड को देखते हैं कि कैसा इसका रिक्वायरमेंट है। तो ये भी कौन करेगा? ट्रांसमिशन सिस्टम करेगा। बताएगा भाई कि यहाँ पे अब गांव का ही सब स्टेशन आप देखोगे जो 132-33 के होंगे, वहाँ हो सकता है केवल 1 मेन और 1 ट्रांसफ़र हो। कहीं कहीं आप देखिएगा 2 मेन 2 ट्रांसफ़र, कहीं कहीं 2 मेन 1 ट्रांसफ़र। इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ की रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब टास्क हैं। नेक्स्ट है किसी कोई पवनेश कुमार, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड सचिन मिश्रा, ये बात आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आप इतना डर रहे हो? इसके ऊपर लेके आइए, थोड़ा सा लेके आइए। और क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आप। हाँ, चंचल यादव, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे। अभी तो पहले आपके पास कुछ नॉलेज हो जाए सब्जेक्टिव का, उसके बाद ही हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और किसी का? मनीष तिवारी, फैक्टर स्पार्कलिंग से भी आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन अभी वो टॉपिक हम लोग नहीं आ पाए, ठीक है। अभी वो टॉपिक पे नहीं आ पाए, थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको सब मिल जाएगा, ठीक। तो ओके, आगे चलते हैं। जो भी क्वेरी होगा आप पूछते जाइए, हम लोग फिर धीरे धीरे देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, वाया पीएलसीसी, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, ठीक है, या माइक्रोवेव और अदर मीन्स, किसी और तरीके से, फॉर टेली कम्युनिकेशन, फॉर टेलीमेट्री और टेली प्रोटेक्शन। देखो, ट्रांसमिशन का काम ये भी है। ट्रांसमिशन का जो बंदा होगा, जो एक इंजीनियर होगा, ये भी काम करना है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना है। दैट्स मीन, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका कोई जनरेटिंग स्टेशन या ट्रांसमिशन का स्टेशन ही है। सपोज करो एक यहां पे सब स्टेशन है जिसका नाम है 400 kV सारनाथ, सपोज करिएगा, और यहाँ पे आपका 400 kV का सपोज करिए मऊ है या जो भी हो। अब देखो, अगर ये इंटरकनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ का डाटा वहाँ, वहाँ का डाटा यहाँ भेजा जाता है, कि जिससे उसके बाद कहीं पे आप देखिएगा माइक्रोवेव लगा होगा। वो सिग्नल, सबसे बड़े टावर जो दिखाई दे आपको, सबसे बड़े टावर जो दिखाई दे कहीं पे, वो समझ जाइएगा माइक्रोवेव का है। फिर क्या करता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आपको उत्तर प्रदेश का माइक्रोवेव का दिखेगा मैप, माइक्रोवेव मैप देखिएगा, या कम्युनिकेशन मैप देखिएगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का, तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे क्या किया गया है कि जहाँ जहाँ सब स्टेशन है वहाँ के डाटा कलेक्ट करके फिर माइक्रोवेव के थ्रू या पीएलसीसी के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू, आज तो OPGW आ गया है, अर्थवायर देखेंगे, जो टावर्स में अर्थवायर है उसमें ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको बोला जाता है OPGW, ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर। जो ट्रांसमिशन लाइन का सबसे टॉप मोस्ट कंडक्टर होता है उसको हम लोग अर्थवायर बोलते हैं या ग्राउंड वायर बोलते हैं। तो उससे भी आज हम लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। 400 या कोई जनरेटिंग स्टेशन है, जब तक उसका ये डाटा ट्रांसमिशन सही नहीं होगा तब तक उस पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन को चालू नहीं करवा सकता। कौन? क्योंकि 400, ध्यान से सुनिएगा, कल आपको बताया था NLDC जो है, उसके बाद रीजनल है RLDC है, फिर SLDC है, फिर आपका ALDC है, कल ही बताया था। ये नेशनल है, ठीक है, ये आपका रीजनल है, ये आपका स्टेट है, और ये आपका
एरिया का है, जिस एरिया की बात कर रहे होंगे आप, जैसे इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद का पनकी है, ध्यान से देखिएगा 400 के, देखो आप ध्यान से देखिएगा 132 220 तक आपको यहीं से केवल परमिशन लेना पड़ता है कि जो भी ऑपरेशन करना हो, क्योंकि कंट्रोलर है यही कंट्रोल कर रहा है कितना सप्लाई आना है कितना सप्लाई जाना है। तो कोई भी ऑपरेशन मतलब ब्रेकर का खोलना बंद करना, किसी भी डिवाइस को ऐड करना या हटाना, किसी भी डिवाइस मतलब रिएक्टर्स को, कैपेसिटर बैंक को या ट्रांसफार्मर को सिस्टम में लेना निकालना, या किसी ब्रेकर का लाइन का ऑपरेशन, ये सब बिना इनकी अनुमति से नहीं हो सकता, इनसे अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 400 है ना, 400 के लिए आपको इनके पास जाना पड़ेगा, और बिना इनके अप्रूवल के कोड प्रोवाइड करते हैं, बिना इनके अप्रूवल के आप कभी भी इन सब 400 का कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, रिएक्टर नहीं लगा सकते हो, रिएक्टर खोल नहीं सकते हो, ब्रेकर खोल नहीं सकते हो, लाइन का ट्रांसफार्मर को खोल नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे वहां आग लगने की संभावना हो पहले बताओ। और ट्रिप हो जाए वो अलग बात है, ट्रिप होने के बाद बताना पड़ेगा कि यहाँ पे फॉल्ट आया तो ये ट्रिप हो गया, लेकिन बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेन है, ये हमारे पूरे पावर सेक्टर के ब्रेन है, यहीं से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो बंधु ये लाइन अगर आपका डाटा इसका ट्रांसमिट नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो ये आप कभी भी इसको चालू नहीं कर सकते हो। तो ये भी काम ट्रांसमिशन वालों का, ये सब ट्रांसमिशन के ही एजेंट हैं, ट्रांसमिशन के ही ये इंजीनियर्स हैं जो यहाँ बैठे जाते हैं, इन सबको देखते हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा ध्यान से देखिएगा बातचीत भी करते हैं, कम्युनिकेशन भी होता है, जाके आप देखोगे केबिन में कैबिनेट बना रहेगा, बातचीत भी होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्शन भी देते हैं, जैसे 3 फेज का है, आप देखना 2 फेज में उन्होंने लगा दिया प्रोटेक्शन के लिए कि डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, हैंड शेकिंग मोड में हो रहा, कि यहां से कोई कहता हेलो, यहां जैसे इसने कहा हेलो, देखिएगा यहीं पे ऐसे कभी जाइएगा जहां पे ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा, एक अलग से उसका कैबिनेट बना रहता है, उस रूम में जाएंगे आप तो यहाँ RX TX ऐसे बना रहेगा, RX मतलब रिसीव्ड सिग्नल, TX मतलब ट्रांसमिट सिग्नल, ऐसे यहाँ भी बना रहेगा, यहाँ भी उसी का कैबिनेट रहेगा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, खरीदना पड़ता है कि भाई मुझे इस फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव सिग्नल यहाँ से वहाँ सेंड करना, तो ये मेरे लिए कर दो, तो बिजली विभाग खरीदता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जैसे ये RX करेगा और यहाँ का TX ग्लो करेगा, यहाँ का पहले RX ग्लो करेगा, यहाँ का TX ग्लो करेगा, फिर यहाँ का RX ग्लो करेगा तो यहाँ का TX ग्लो करेगा। जैस्मिन हैंड शेकिंग, यहाँ से डाटा जाएगा, वो कहेगा हाँ मिल गया, हाथ बढ़ाएगा हाँ मिल गया, फिर इधर उधर से डाटा आएगा, ये हाथ बढ़ाएगा हाँ मिल गया। जैस्मिन हैंड शेकिंग जब तक चल रहा है इसका मतलब ये सिस्टम सही चल रहा। लेकिन देखो अगर यहीं से तार टूट के गिर जाए तो हैंड शेकिंग नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। तो यहीं से यहाँ या यहाँ से जहां से टूटा, यहाँ से DT डायरेक्ट ट्रिप का कमांड जाएगा, यहाँ का भी ब्रेकर खुल जाएगा ये वाला, और यहाँ का भी खुल जाएगा कि सिस्टम में कुछ फॉल्ट हुआ है और कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो ये भी काम इसी का है। देखो लिखा है टेली प्रोटेक्शन देना कि लाइन 2 खुल गया, कितना फास्ट रिलेइंग सिस्टम आ जाए, ये सब पहले नहीं था। लेकिन जब से ये डिजिटल और न्यूमेरिकल सिस्टम रिलीज आ गए तब से हमारा जो प्रोटेक्शन है बहुत फास्ट हो गया, कम्युनिकेशन भी हो रहा। टेलीमेट्री, अब देखो आपका यहाँ पे जहां माइक्रोवेव का लगा हुआ है या PLCC लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगे होंगे, ट्रांसड्यूसर लगे रहते हैं, जो क्या करता है हर एक सब स्टेशन कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना मेगावाट है, इसको यहाँ से शक्ति भवन भेजता है। शक्ति भवन में देखिएगा आप लोग कोई जाएगा तो वहां देखिएगा बहुत बड़ा टावर एक दिखेगा उसी ऑफिस के अंदर, तो वहां पे सब रिसीव होता है, वहां पता चल जाता है कि इस 400 kV में कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना है, सब डाटा जाता है। आज आप ये दिखाई देगा आपको SLDC के, आप देखिएगा लाइन डायग्राम में, आप देखिएगा आपको सब वहां क्लिक करोगे सब कुछ दिखेगा, कितना वोल्टेज है, कितना रिएक्टिव पावर, कितना एक्टिव पावर है। क्यों? क्योंकि वहां ट्रांजिस्टर लगा है, सबको सिग्नल में भेज के हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये काम किसका है? ट्रांजिशन सिस्टम का। ये बहुत डीप स्टडी है। देखो आपको ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, ये सब भी हो रहा। टेली कम्युनिकेशन, टेलीमेट्री मतलब मेजरमेंट हो रहा कि कितना है। मेजरमेंट आज बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि मेजरमेंट अगर आप सही से नहीं करोगे, एक्यूरेसी से नहीं करोगे, तो आप उसका रेवेन्यू नहीं पाओगे और बताया जाएगा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा। तो इससे बहुत एक्यूरेसी बढ़ाया गया है ना। तो बढ़ाया इसलिए गया क्योंकि मेजरमेंट की एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो हमारा जो सिस्टम होगा वह बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो वो बताएगा भाई आपका वोल्टेज नहीं आ रहा, करंट नहीं आ रहा, तो उसको आपको ट्रांसड्यूसर देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो ट्रांसड्यूसर खराब हो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट काम था डेटा ट्रांसमिशन का। और ये डेटा ट्रांसमिशन हर एक सब स्टेशन में देखिएगा, जो बड़े बड़े सब स्टेशन होंगे वहाँ ये मिलेगा आपको। 132 में आपको नहीं मिलेगा यूपी पीसीएल में, लेकिन और जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लगे होंगे। ठीक है, लगे हुए आपको दिखाई देंगे।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज द टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट दैट्स मीन 10th होगा, शायद 10th नंबर होगा, जो भी है। नेक्स्ट टास्क है, इसका काम देखो क्या है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करेगा, ये करेगा मिनिमाइज द फॉल्ट। जो फॉल्ट है इसको घटाएगा। पहले आप पता करिएगा फॉल्ट बहुत होता था, ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज्यादा फॉल्ट होते थे, लेकिन आज ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा डिजाइन किया जाता है कि फॉल्ट की फ्रीक्वेंसी बारंबारता कम से कम हो। पहले आप कुछ दिन पहले देखोगे तो 132 kV की लाइन है, महीने में 2-3 ट्रिपिंग, और साल भर में, एक महीने में 2-3 ट्रिपिंग, साल भर में 36 मतलब 36 ट्रिपिंग। आज देखोगे साल भर में, पता करिएगा तो आप लोग अप्रेंटिस भी करोगे, अप्रेंटिस में पता चल जाएगा कि कहीं कहीं देखिएगा साल भर में 3 ट्रिपिंग, साल भर में 2 ट्रिपिंग। दैट्स मीन मिनिमाइज करना है, ये इन्हीं का काम है, इस तरह से करें। उसके अलावा प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन, इस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें कि दैट्स मीन फॉल्ट होती इतनी स्पीड से खुल जाए कि कोई सेवरिटी भयंकरता ना होने पाए, डैमेज ना होने पाए। ये भी काम इनका है, इनका काम है मिनिमाइज फॉल्ट ड्यूरेशन। अब देखो फॉल्ट का ड्यूरेशन, पहले क्या होता था, फॉल्ट जब पहले होता था तो लाइन ट्रिप रहती थी, ट्रिप ही रहती थी, क्योंकि उतना अच्छा हमारे पास रिले सिस्टम नहीं था। रिले सिस्टम हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के रिले थे, तो ये बता नहीं पाते थे। आज मैं बता रहा हूं आपके पास न्यूमेरिकल रिलेज है, न्यूमेरिकल रिलेज दैट्स मीन जो 0101 पे काम करता है। तो जैसे आपका ये लाइन है और तार यहां से टूट के गिरेगा ना, तो यहां जो रिले लगा रहेगा एकदम एग्जैक्ट बताएगा कि आप 50.28 किलोमीटर पे जाइए, वहीं पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। तो देयरफॉर देखो अब समझ में आ रहा होगा कि जब ये बता रहा है, देखो जब ये बता रहा है तो इंसान अब सीधे से 50 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पूरा लेंथ आपका सपोज करो 120 किलोमीटर का है, तो 50 किलोमीटर पे जाना है। आज के रिले बता पा रहे हैं, लेकिन पुराने वाले जो रिले हैं ये नहीं बता पाते थे, ये बता ही नहीं पाते थे। कहते थे बस LG फॉल्ट हुआ है, या LL फॉल्ट हुआ है, या LLG फॉल्ट हुआ है, या LLLG फॉल्ट हुआ है। किसी की क्वेरी है? अभी आर्सिंग आपको मैं बताता हूँ, फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस बताता हूँ, वेट करिए, ठीक है। एंड सर मार्कर डार्क नहीं है, या तो बोर्ड पर चमक रहा है। ओके, मैं देख लेता हूँ। अब से कैरियर इंटरट्रिप वेरी गुड CIT जिसको बोला जाता है, आर्सिंग OPGW ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर, ठीक है। तो देखो आज जो न्यूमेरिकल रिलेशन यही बता रहा था, वो पिंच करेगा कि यहीं पे जाइए। नहीं तो पहले क्या होता था, यहां से JEE लाइनमैन सब साइकिल बाइक लेके जाते थे और फिर एक तरफ से देखना शुरू करते थे। अब देखो आप जाओ और लगभग एग्जैक्ट यहां से वहां के 5 किलोमीटर के बीच में, क्योंकि एक्यूरेसी आप पे डिपेंडेंट करेगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल रिले से एक कंप्यूटर है, इसमें आप जैसा डाटा डालोगे वैसे आउटपुट देगा। अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ डाटा डाला होगा तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं देगा। तो आज के इंजीनियर बहुत एग्जैक्ट पॉइंट नहीं डाल पाते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। देखो इस डिजिटलाइजेशन ने भी मैन पावर कम कर दी है बंधु, मैन पावर कम कर दी है। सोचिए, मैन पावर कम कर दी है। एक समय था जैसे ये, अगर सपोज करिए कि ये 200 किलोमीटर की लाइन होती, 200 किलोमीटर की लाइन होती ना, तो इसमें कम से कम 3 JEE की ज़रूरत थी, 3 JEE बनाए जाते। लेकिन आज 3 JEE इसलिए बनाए जाते, एक यहाँ पे रहता, एक यहाँ बीच में रख दिया जाता, एक इस एंड पे देखता, ठीक है, 3 JEE। लेकिन आज ये जो रिले है ना, ये कह रहा है यार हम तो बता देंगे ना कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, क्योंकि 3 JEE इसलिए रखना पड़ता। इसको बोला जाता है इधर, जैसे इधर लगभग फॉल्ट करंट देख के ही, फॉल्ट करंट बराबर होता है SCC/√3 लाइन वोल्टेज ना। फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा है, देखो फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब SCC ज़्यादा है, और SCC बराबर होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, MDA बेस अपॉन प्रतिशत x। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतने प्रतिशत x बढ़ेगा। दो छोटा है तो रिएक्टेंस है, तो ये छोटा मिलेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा। अगर यहाँ से फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा आया, ठीक है, इसका मतलब नज़दीक फॉल्ट है। पहले करंट से पता करते थे पूर्व ज़माने में, पूर्व मतलब यार 20 साल 25 साल पहले, ऐसा ना सोचना पूर्व ज़माना मतलब बहुत पुराना। तो पहले इससे पता करते थे, फॉल्ट करंट से।
लेकिन आज ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट, फॉल्ट करंट है, सब कुछ है, लेकिन इसने डिस्टेंस को, z को डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और z कितना मिल रहा उसके अकॉर्डिंग बता देता भाई इतनी दूर पे जाओ। तो पहले वाले जैसे फॉल्ट लेवल ज्यादा था, यहाँ जे इधर, यहाँ जे इधर, बाइक लेके निकलते थे और फिर पता करते थे कहाँ दिक्कत हुई, लाइन मैन निकलेगा, ये सब निकलेगा। लेकिन अब यहाँ कहाँ जी रखने की जरूरत है, कम कर दिया भाई, मैन पावर कम कर रहे हैं सब। क्लियर है ना? ओके, किसी कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? चले आगे। तो देखो ये था आपके पास व्हाट इज द टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम हो चुका है कि आपके कौन कौन से टास्क हैं, ये आपके टास्क थे। अब टास्क पता चल गया, ध्यान देखिएगा, बहुत और ज़्यादा डीप नहीं स्टडी करना हम लोग, यही बहुत बात हो गई है कि क्या क्या काम करना है टाइम्स एंड लाइन वालों को। एक पॉइंट और है, उसको लिख भी दिया था लेकिन फिर से कर दे रहा हूँ। प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एरिया फॉर एडिक्वेट लाइन कैपेसिटी। देखो नेक्स्ट, जैसे आपका ये उत्तर प्रदेश हो या सपोज लो इंडिया ही है, ये इंडिया का एक सपोज करो मैप है मान लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना कि ये सही में इंडिया है कि नहीं है। तो देखो ये इंडिया है। अब ट्रांसमिशन नेटवर्क इस तरह से बना है, देखो आज बन भी रहा, आपको पता होगा HVDC हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, HVDC का मल्टी टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, मल्टी टर्मिनल। अरुणाचल प्रदेश सीधे जुड़ जा रहा है बंगाल से, बंगाल सीधे जुड़ जा रहा है आगरा से। MTDC जिसको बोला जाता है MTDC, ये इंडिया में बन चुका है, याद रख के रहिएगा। MTDC मल्टी टर्मिनल HVDC ट्रांसमिशन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आगरा तीनों को एक साथ जोड़ता है। आगरा मतलब यूपी, ठीक है, एक साथ जोड़ दिया है। तो देखो एडिक्वेट जैसे यहाँ बने, फिर इधर से जाए, फिर इधर से आए, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि कोई एरिया बचा ना रहे और सब जगह फुल कैपेसिटी की। जैसे जैसे लोड फोरकास्टिंग हो, लोड जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोड फोरकास्टिंग हो रहा है, भविष्य में हम लोग देख रहे हैं 3% या 2% लगातार हर साल लोड बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइन की कैपेसिटी इतना बनाइए कि सभी इलाकों में आपका कैपेसिटी लाइन की उतनी हो कि उनको सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी मिल जाए। तो जहां नहीं मिलता वहां पे आप जानते होंगे, जहां जहां कैपेसिटी बढ़ानी है उन सब जगहों पर दूरी बहुत है, वहां पे HVDC अभी यूज करेंगे, सब बताऊंगा मैं, अभी वेट करिए। HVDC यूज करेंगे, नहीं तो यहीं पे फैट्स यूज कर लेंगे, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम। इसको यूज करके हम लाइन की कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अगले साल वहां 3% लोड बढ़ने वाला है और वहां पे लाइन कोई और बनाने का ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसी में सीरीज कंपनसेशन, इसी में कैपेसिटर लगा दिया, सीरीज में कैपेसिटर बैंक लगा दिया और इससे इनका लाइन कैपेसिटी बढ़ गया। शिव कुमार वर्मा, मैन पावर कम होने का मतलब ये थोड़ा ना, आपके पास अगर टैलेंट है तो आपको कोई रोक सब पाएगा, टैलेंटेड आदमी कोई रोक पाएगा। आपके पास अगर नॉलेज है फिर आपको ब्रह्मांड में कोई रोक पाया है नॉलेज वाले पर्सन को? स्वामी विवेकानंद को रोकना बहुत सब चाहे, लेकिन उनके टैलेंट के आगे कोई झुक पाया, कोई उनको झुका पाया? तो टैलेंट रखिए यार, ठीक है, टैलेंट रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। टैलेंट अगर है आपके पास आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछिए जल्दी से। आइए, तो दीज आर द टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। एक टॉपिक खत्म हुआ आपका कि ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है। नेक्स्ट, अब देखिए आपके पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम था, जो नेटवर्क हमने उस दिन बनाया था, कि ये आपके पास नेटवर्क था, ध्यान से देखिएगा, यही सब था। तो इसमें से देखो हमने डिवाइड किया था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था।
एक बोला गया था जो आप बोलते हो EHV UHV सिस्टम, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंट लेबल्स है, लेबल्स ऑफ द डिफरेंट ट्रांसिएंट नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन को भी ट्रांसिएंट नेटवर्क ही बोला जाता है ना, लेकिन अब वहां पे पैरेलल बहुत सारे रास्ते बन जा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पावर हर एक एरियाज में हो रहा, देयरफॉर उनको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। प्रीति देवी, आई एम एग्री विथ यू, थैंक यू। वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी अब विभाग बताएगा, मैं कहाँ से बताऊँ, ठीक है। तो अब देखो इनका डिफरेंट वेट करिए थोड़ा सा। इस पे लगाओ। तो देखो इधर जो डिफरेंट इसके लेबल्स हैं, एंड देयर फंक्शन, जो इनके लेवल्स हैं वो कितने टाइप के हैं और उनका फंक्शन क्या है, तो आपको पता है। सबसे पहला आता है जो मेन ट्रांसफर लाइन बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज द मेन ट्रांसफर लाइन, या इसी को बोला जाता है बैकबोन, बोन ऑफ ट्रांसफर सिस्टम। एंड दूसरा आपके पास आएगा, दिस वन इज कॉल्ड द सब ट्रांसफर सिस्टम। द सेकेंड वन इज द सब ट्रांसफर सिस्टम है, एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो इनका फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो आपके बैकबोन्स है या जिसको बोला जाता है मेन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, ध्यान देखिएगा। ये बेसिकली इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या इनका काम है। इनके जो लेवल्स हैं, ये 3 लेवल्स बने थे, आपके जो लेआउट बना हुआ था, इनके क्या फंक्शंस है। सबसे पहला है जिसको बोला गया मेन ट्रांसफर लाइन, दूसरे बोला गया सब ट्रांसफर लाइन, और तीसरे को बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो जो ये है आपका EHV या UHV होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका अगर AC है तो ये 765 kV अभी रिसेंटली इंडिया में यूज हो रहा, लेकिन 1200 kV की लाइन की टेस्टिंग हो चुकी है, ये टेस्टेड है। सबसे हाईएस्ट जो टेस्टिंग है 1200 kV इंडिया में है, लेकिन रिसेंटली जो यूटिलाइज हो रहा दिस वन 765 kV है। आफ्टर दैट 400 kV है। तो ये सब EHV UHV के AC हैं। और अगर DC HVDC बोला जाए, जो हाई वोल्टेज के प्लस माइनस 800 का बाईपोलर, प्लस माइनस मतलब बाईपोलर, एक प्लस है दूसरा माइनस है, और दूसरा प्लस माइनस 500 kV, ये सब आपके बैकबोन है या आपके EHV या मेन ट्रांसफर लाइंस है। ध्यान रखिएगा इनका फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से दिख रहा होगा। इनका फंक्शन क्या है, दे रिसीव द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन और ग्रिड एंड ट्रांसफर द पावर टू सब ट्रांसफर सिस्टम। तो देखो सबसे पहला इनका फंक्शन क्या है आपके सामने मिल गया कि जो आपके मेन ट्रांसफर लाइन होंगे, जो मेन ट्रांसफर लाइन होगा ये रिसीव करेगा पावर, ये रिसीव करेगा पावर या तो जनरेटिंग स्टेशन से या जो आपने रिंग मेन सिस्टम आपने बनाया है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आपका ईस्टर्न ग्रिड और नॉर्दर्न ग्रिड, ये सब ग्रिड है आपके पास। ये फिर इधर आ गया ग्रिड, सबको आपने इंडिया में चारों तरफ से जोड़ रखा है। तो ये नेक्स्ट ग्रिड, ईस्टर्न वेस्टर्न, एक यहाँ पे ग्रिड। अब देखो यहाँ से लाइनें निकल के जा रही हैं, ये जो लाइन है ये सब मेन लाइन है। ये या तो पावर, ये जो मेन लाइन है जो बड़ी वाली लाइन है
जो EHV UHV है, या तो ये पावर पा रहा किससे, जनरेटिंग स्टेशन से, या जो ये आपकी मेन ग्रिड है जिसको बोला जाता है इंडिया का जो ग्रिड है, दे विल रिसीव द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन और ग्रिड, ठीक है। और फिर क्या करता है, ये डिलीवर कर देता है या ट्रांसफर कर देता है किसको, सब ट्रांसमिशन सिस्टम को। कोई दिक्कत? लिखा है वोल्टेज रेटिंग लिखा हुआ है, अनूप कुमार वोल्टेज रेटिंग लिखा हुआ है, ओके ओके। सचिन मिश्रा SCC शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है एंड परसेंटेज इंपेडेंस, दैट मीन इज द XPU इसको बोला जाता है, XPU इज गिवन बाय द X एक्चुअल अपॉन X बेस। ये नया चीज़ है, ये पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान अपने से देना होगा, और कहीं किताब में इधर उधर खोजा करिए और फिर मिलता रहेगा आपको, ठीक है ओके। तो सबसे पहला काम इनका ये हो गया, ध्यान सुनिएगा। ये कैसे होंगे, जो बैकबोन है या मेन ट्रांसमिशन लाइन, ये किस में जुड़ा होता है, दिस वन इज, याद करिएगा हमेशा, ये आपका मेस्ड टाइप, रिंग मेन टाइप, या 1.5 CB बस बार अरेंजमेंट से जुड़ा होगा। याद रखिएगा, ये जो आपके बल्क अमाउंट की पावर वाले होते हैं, ये या तो आपके मेस टाइप का जो बस बार बना रहा था, मेस, ये बस बार पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पे आपको दिखाई देगा मेस टाइप का जो बस बार होगा वहां जुड़ा होगा, या रिंगमेंट टाइप का जो बस बार होगा वहां जुड़ा होगा, या 1.5 CB बस बार अरेंजमेंट, 1.5 CB बस बार अरेंजमेंट, ठीक है, वहां पे जुड़ा होगा। तो देखिएगा जहां जनरेटिंग स्टेशन होगा ना, जहां पे ये, वहां पे देखिएगा जो ये बस बार है, जहां पे कलेक्शन ऑफ द पावर हो रहा है, वहां देखिएगा या तो वो मेस्ड टाइप होगा, या वो रिंग टाइप का होगा, या वो 1.5 होगा, या कहीं कहीं सेक्शनलाइज्ड यूज किया जाता है, सेक्शनलाइज्ड बस बार अरेंजमेंट, ठीक है, कि दैट्स मीन जो RYB तीनों फेजेस हैं वो किस तरह से जुड़े हैं वो आपको ये दिखाई देगा, या तो ये होंगे, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है? डेमो नहीं चल रहा राकेश यादव, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट, जितने भी मेन ट्रांसमिशन लाइन होंगे हमेशा याद रखिएगा, जो मेन ट्रांसमिशन लाइन होगा ये ऑलवेज नेबरिंग AC या DC नेटवर्क से जुड़ा होगा, ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम नेबरिंग AC या DC नेटवर्क। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये सब फंक्शन है, ये कहां पे मिलेगा, ये कभी भी रेडियल नहीं रहेगा। जो 400 की लाइन होगा या 765 की लाइन होगा, ये कभी भी रेडियल नहीं होगा, ये नेबरिंग पड़ोसी, जैसे यहां से एक लाइन जा रही थी, वो जैसे यहां से एक लाइन जा रही थी, ठीक है, और यहां पे एक सब स्टेशन था, यहां पे था, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये नेबरिंग सब स्टेशन जुड़ा है, दैट्स मीन यहां जुड़ा रहेगा, ये रेडियल नहीं रहेगा। ये आप मत सोचिए कभी ये लोड के चला जाए, लोड पे कभी नहीं जाएगा। जो मेन ट्रांसमिशन नहीं रहेगा वो कभी भी लोड से नहीं जुड़ेगा, वो नेबरिंग AC नेटवर्क से जुड़ेगा, और ये कहीं और से जुड़ा होगा। अब देखो इस वाले नेटवर्क से ये वाला नेटवर्क जुड़ गया, ये भी मेन ट्रांसमिशन लाइन है और ये भी मेन ट्रांसमिशन लाइन है, ओके। तो ये कभी भी रेडियल नहीं होगा, जो मेन ट्रांसमिशन लाइन होगा ये ऑलवेज इंटरकनेक्टेड होगा और नेबरिंग नेटवर्क से जुड़ा होगा, चाहे HVDC होगा तो HVDC या HVAC होगा तो HVAC, ओके। नेक्स्ट, दूसरा आपके पास आता है जिसका नाम है सब ट्रांसमिशन सिस्टम। ध्यान से देखिएगा इसको, ये सब था जो आगे था, इसके आगे वाला यहां ट्रांसफॉर्मर लगा था, ये था सब ट्रांसमिशन सिस्टम। ये आपका हाई वोल्टेज को बोला जाता है, ठीक है। ये आपका 132 है केवी का है, ये आपका 66 केवी है, और किसी किसी कंट्री में 220 केवी या 230 केवी तक चला गया, ठीक है। ये समझिएगा, ये सब ट्रांसमिशन लाइन है। इसका क्या काम है, व्हाट इज द डिफरेंट लेवल पढ़ा रहा हूं, फंक्शन क्या है और ये किस में जुड़े रहेंगे। तो इनका देखिए ये क्या करेगा, ये आप रिसीव्ड द पावर फ्रॉम मेन ट्रांसमिशन लाइन। अब ये मेन ट्रांसमिशन लाइन से लेगा,
एंड डिलीवर्ड द सेम टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो ये गजब का, ये वाला जो क्या करेगा, जो सब ट्रांसफर सिस्टम है, ये आपका 220 के भी, इंडिया में 220 है लेकिन कहीं कहीं 230 भी मिलेगा, 245 भी है, किसी कंट्री में 245 के भी है, वो कंट्री बाई कंट्री डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये पावर रिसीव करेगा किससे, मेन वाले से, इससे रिसीव करेगा। देखो अब यहीं पे एक ये HV साइड हो गया, यहां पे एक LV साइड का पोर्शन होगा, और ये जो LV होगा, जैसे ये 400 है और यहाँ पे 132 का इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अब 132 होगा, ये सब ट्रांसफर लाइन होगा, और यहाँ से 132 से होते हुए यहाँ पे देखिएगा 132/33 का एक सब स्टेशन होगा, जो 33 दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन को देना शुरू कर देगा। तो ये देखो 132 वाला जो था सब ट्रांसफर सिस्टम था, इसने रिसीव किया इससे और ले जाके इसको किसको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन को। ये काम किसका है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम का ये काम है। ठीक है, ये पावर लेगा और उसी पावर को डिलीवर कर देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, और ये वाला इसका जो बस बार होगा, देखिएगा यहां जो बस बार बनेगा, ये आपका बस बार डुप्लीकेट ट्रांसफर टाइप का होगा। क्लियर है, बहुत ध्यान समझिएगा। एंड ये मे बी रेडियल भी हो सकता है, लेकिन आज रेडियल अलाउ नहीं है। रेडियल मतलब एक ही लाइन यहाँ पे आया है इस पर्टिकुलर सब स्टेशन पे, लेकिन हो सकता है कहीं और से ये जुड़ जाए, लेकिन हो सकता है रेडियल भी हो, जैसा वहाँ पे ज़रूरत हो। प्रवीण प्रजापति आपने पूछा सर 400 केवी के पास जो 220 के 400/220 का जो सब स्टेशन बनता है, ज़रूरी नहीं है 400/132 का भी बना है, इलाहाबाद में बना है, मसौली नाम है, मऊ में, कसारा में है, 400/132 है। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, जैसे हर एक कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली है, अब सब 400/220 का बनाते हैं, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन खोजना बहुत आसान है उसका, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनेंगे तो उसको बनाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जैसे कोई कहता ना कि 400/132 का बना दीजिए, तो अब उसका ऑटो बनाना और उसका नोट पता करना कि कहाँ से आपको LV वोल्टेज लेना है, ये सब थोड़ा सा टिपिकल होता है, देयरफॉर इसको बहुत कम लोग बनाते हैं। लेकिन ऐसे जगहों पे जहाँ पे देखा जाता है कि लोड डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और वहाँ बहुत सारे 132 केवी के सब स्टेशन है और वहाँ पे रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाहिए, तो आप देखिएगा वहाँ पे 400/132 बना दिया जाता है। और ये आपके यूपी में सबसे पहले बने थे, सबसे पहला मऊ था, कसारा वहाँ बना हुआ था। रिसेंटली आपके इलाहाबाद में ही बन गया, मसौली एक पड़ता है, मिर्ज़ापुर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे यमुना पार बोला जाता है इलाहाबाद का, प्रयागराज का एरिया, जहाँ पे करछना ना, शंकरगढ़, मेज़ा, नैनी, ये सब स्टेशन है जहाँ पे 132 के सब स्टेशन है। वहाँ पे पावर बल्क अमाउंट में चाहिए, क्योंकि 400 का जो पावर होगा 400 केवी का पावर लेवल आप जानते हो 600-700 मेगावाट होगा, लेकिन 132 का 100 मेगावाट है। तो अब 400 का आपने सब स्टेशन बना लिया और 2 लाइनें ले लिया, समझ लो वहाँ से 1000-1500 मेगावाट जाएगा, 3-4-5-6 सब स्टेशन आप सीधे जोड़ सकते हो, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने 220 से कर दिया तो फिर अब 220 को 132 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 132/33 है। ठीक है, तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये रिसीव द पावर, देखो सब रिसीव ही कर रहे हैं, उसके बाद डिलीवर कर रहे हैं। रिसीव द पावर फ्रॉम सब ट्रांसमिशन लाइन, सब ट्रांसमिशन लाइन से जो नीचे वाला लाइन आ रहा उससे रिसीव करेगा एंड डिलीवर्ड द सेम टू कंज्यूमर्स। अब देखो कंज्यूमर्स के घर में भेज दिया,
इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा रहा है, क्योंकि अब जिसको रिक्वायरमेंट है उसको उसके घर में भेजा जा रहा है, देयरफॉर इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा ये रिसीव करेगा पावर कहां से, सब ट्रांजिशन से रिसीव करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको डिलीवर कर देगा कंज्यूमर के पास। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी दो है, आपको बता दिया था मैं कल ही, एक प्राइमरी है, ठीक है, एंड सेकंड वाइज सेकेंडरी है, जिसको MV एंड LV मीडियम वोल्टेज एंड लो वोल्टेज बोला गया। और ये 33 kV है, इनके 11 kV भी है, और सेकेंडरी आपका 415 वोल्ट 230 वोल्ट है, ठीक है। तो यही देखो, ये पावर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये सब ट्रांजिशन से लेगा और ले जाके कंज्यूमर के घर तक पहुंचा देगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। और यहाँ पे भी 33 11 kV, सेकेंडरी 415 या 230 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर कमर्शियल काम करना 415 वोल्ट का कनेक्शन लेगा, 5 किलोवाट से ज़्यादा कनेक्शन है, और अगर 2 किलोवाट 1 किलोवाट कनेक्शन ले रहा है 230 से इसका काम चल जाएगा, ठीक है। और बल्क अमाउंट में इंडस्ट्री चालू करना है या कमर्शियल काम करना है, बड़ा कमर्शियल काम करना है, तो उनको 11 के प्राइमरी से लेना पड़ेगा, प्राइमरी से सप्लाई लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क बन रहा था उसमें कितने लेवल थे, ये लेवल थे और उनका फंक्शन क्या था। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपका सिंगल बस बार, बेसिकली देखिएगा आपका सिंगल बस बार होगा। आप देखिए आपके मोहल्ले में सिंगल बस बार ही दिखेगा, RYB के 3 ऐसे स्ट्रिप्स दिखेंगे, ये R, Y एंड B, और यहीं से देखिएगा सब जोड़ के आपके मोहल्लों में 11 kV ऐसे या 415 वोल्ट निकला होगा। 400 ये 11 kV या 415 वोल्ट का बस बार है, तो ऐसे निकल गए होंगे, ठीक है। तो ये सिंगल बस बार होगा। यहाँ पे जैसे ही कुछ गलता है ना, तो वही कहा जाता है 1 घंटा आधा घंटा रुको, जबकि इन सब जगहों में मेन ट्रांसमिशन लाइन रुकने की जरूरत नहीं है, वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ऑटोमेटेड ट्रांसफर भी होता है, GIS सिस्टम नाम सुना होगा, GIS। ये सब स्टेशन बन रहा, 2 तरीके के सब स्टेशन बनते हैं, एक GIS एक AIS। यहाँ गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन हैं, और ये एयर इंसुलेटेड। यहाँ पे जो आइसोलेटर ब्रेकर्स होते हैं ये सबसे गैस में खुलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा होगा AIS जो सब स्टेशन होंगे वहाँ पे एयर में खुलता है, आइसोलेटर खुलेगा, स्पार्किंग होता है, एयर में खुलता है, ठीक। पवनेश कुमार 132/33 kV के ट्रांसमिशन सब स्टेशन है, लेकिन 33 के बस बार के आगे अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। उसके आगे किसका है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। जो बस बार के आगे वो जोड़ते हैं ना, डॉग कंडक्टर जोड़ते हैं, वो कंडक्टर अब डिस्ट्रीब्यूशन का है। लेकिन उसके पहले जो हमारा कंडक्टर है, पैंथर है, मूज मोटा उससे दिखेगा, वो हमारे पास है, ट्रांसमिशन के पास है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन 33 से आगे चालू हो जाता है, ओके। आगे बढ़े तो ये देखो आपके पास आ गया कि उनका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है। तो नेक्स्ट हम लोग अब टॉपिक शुरू हो रही है, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा इसका रुझान लेना था, क्या क्या देखना था, कैसे पढ़ना था, क्या इसमें है, तो आपको मिलता जा रहा है सब। कोई कन्फ्यूज़न हो आप पूछते रहिएगा, उसका जवाब मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत केयर करिएगा। यहाँ पे पावर है आपके पास, जो जनरेटिंग स्टेशन ने जनरेट किया, जिसको इवैक्यूएटेड पावर बोला जाता है, ये जनरेटिंग स्टेशन है। देखो जनरेटिंग स्टेशन पुराने ज़माने में बहुत लो कैपेसिटी बनाए जाते थे, लेकिन आज तो हमेशा आप देखिएगा अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, इसका अप्रूवल लेना पड़ता है CEA से कि हमें एक जनरेटिंग स्टेशन बनाना है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि कितने बना रहे हो, टैरिफ वैरिफ सब पहले ही निर्धारित होता है, इनके पास जाएगा ये कोई कंपनी है वो बनाएगा तो बताएगा हमें ये चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, सपोज करो ये जहाँ भी जनरेटिंग स्टेशन बनता है वहाँ एक स्टेशन नहीं रहता, देखिएगा 3-4 जनरेटिंग स्टेशन होंगे। बोला जाएगा ओबरा है, ओबरा में मतलब एक जनरेटर नहीं लगा हुआ, बहुत सारे जनरेटर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे जनरेटर लगे होंगे। दैट्स मीन यूनिट बोले जाते हैं, ये यूनिट फर्स्ट हो गया, ये यूनिट सेकंड हो गया, ये यूनिट थर्ड हो गया, और ये यूनिट फोर्थ हो गया, सपोज करिएगा, ठीक है। अब सबको मिला लिया जाए, सपोज करो ये 500 मेगावाट का ये भी है, 500 मेगावाट का ये भी है, 500 मेगावाट का ये भी है, एंड 500 मेगावाट का ये भी है। तो देखो ये जो बस बार बनेगा इसकी कैपेसिटी आपकी दिख रही है 2000 मेगावाट, ठीक है।
2000 मेगावाट को ट्रांसफ़र करना है यहाँ से, कहाँ पे, लोड सेंटर में। लोड सेंटर जैसे ओबरा है, ओबरा देखेगा कि सबसे पहले लोड सेंटर पे भेजते थे, आज बोला जाता है ग्रिड पे भेजिए, ग्रिड पे भेजना है। तो ओबरा में ग्रिड नहीं है, ग्रिड आपका गुजरा है आगरा से, पनकी से होते हुए गुजरा है, ठीक है। 400 kV का यही आपके पास ग्रिड है। अभी आपका इंडिया में 765 kV का ग्रिड नहीं बन पाया है, अभी भी आपके यहाँ कितने kV का ग्रिड है, 400 का है, 765 का नहीं बन पाया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना इधर। अब यहाँ पे भेजना है, जनरेशन जो होगा सपोज करिए 500 मेगावाट का है तो 22.5 kV का होगा, 22.5 kV का जनरेशन हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, 22.5 kV की जनरेशन हुआ है, लेकिन इस जनरेटिंग वोल्टेज पे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, यही देखना है, ध्यान से देखना। 500 मेगावाट है, ठीक है, और 22.5 kV का जनरेटिंग वोल्टेज है। अगर इसका करंट निकालेंगे ना तो kA में आएगा, किलो एम्पियर में आएगा, किलो एम्पियर में। तो देखिएगा अभी मैं इसको प्रूव करने चल रहा हूँ, ये बहुत डिसएडवांटेज होगा, ये डिसएडवांटेज होगा, ध्यान से देखिएगा, डिसएडवांटेज होगा। और डिसएडवांटेज है वो सिस्टम का पालन हम लोग नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। ध्यान से देखो क्यों नहीं करते हैं, सबका एक एक पॉइंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि दरअसल इस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। कितना स्टेप अप करना है, क्यों करना है, ये सब हमें जानना है। क्यों करते हैं सबसे पहले ये जानना है, और कितना करना है ये जानना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब आपके सामने दिख रहा है कि यहां पे जो भी अल्टरनेटर लगा है सबको मिलाया मैंने, और मैंने कहा कि 2000 मेगावाट या MVA कोई बोल रहा है यूनिटी PF पे इतना पावर है और इसको मुझे भेजना है, ठीक है। तो देखो यहां से दिख रहा है कि S बराबर V इंटू आई होता है, ठीक है, यही पावर है और इसका मान है 2000, ठीक है। और 2000 मेगावाट या MVA की बात करें, यूनिटी PF है तो MVA भी वही हो जाएगा। दो तरीका है, ये ज़्यादा है, या तो आप इसको ज़्यादा करके भेज दो, इसको कम कर लो, या I को ज़्यादा कर लो और V को कम कर लो। दो ऑप्शन मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे। इसी पावर को भेजना है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये सब जो जनरेट हो रहे हैं इन्हीं सब पावर को भेजना है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि जो पावर जाता है, याद करिएगा, पावर हमेशा याद रखिएगा, पावर या एनर्जी आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो, पावर एंड एनर्जी आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो जब वोल्टेज भी हो और करंट भी हो, और दोनों का जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसी को हम लोग पावर बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पावर ये है आपके पास, इसको भेजना है। आपके पास तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन वोल्टेज को बढ़ा के करंट को घटा के दरअसल बोला जाए हाई वोल्टेज एंड लो करंट सिस्टम बना सकते हैं। देखो यहां से ट्रांसमिशन आ रहा है, ट्रांसमिशन सिस्टम दो तरीके का देखो आपके सामने आ रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम सबसे पहला हम बना सकते हैं हाई वोल्टेज लो करंट का, और दूसरा बना सकते हैं ये वाला कि करंट ज़्यादा कर दें और वोल्टेज कम करके इतना मेंटेन कर लें, दैट्स मीन हाई करंट एंड लो वोल्टेज सिस्टम। ओके, दो आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। एक आ रहा हाई वोल्टेज लो करंट और दूसरा आ रहा हाई करंट एंड लो वोल्टेज। और आपने रट लिया है सब, मुझे मालूम है। आप लोग कहते हो कि हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम ही यूज़ किया जा रहा है, हाई वोल्टेज, लेकिन इसको क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है, इसके बारे में पूछा जाए तो बहुत कम लड़के इसको जानकारी रखते हैं, रखते ही नहीं। कहते हैं जो भी सिस्टम हमारे पास ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज लो करंट का है। किसका है? हाई वोल्टेज लो करंट का है। लेकिन आते हैं देखते हैं, आपके पास दो सिस्टम है, दो तरीके का है। इसी पावर को भेजना है, इसी पावर को भेजना है, लेकिन दो तरीके से भेज सकते हैं। एक हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम से भेज सकते हैं और दूसरा इसको हाई करंट लो वोल्टेज। अगर आपने इसको नहीं देखा है हाई करंट लो वोल्टेज, कहीं देखा है, कहाँ कहाँ देखा है, कोई बता दे कि कहाँ पे देखा है? हाँ डॉक्टर साहब, वाराणसी में 765 kV का पावर ग्रिड स्टेशन है, ग्रिड नहीं हो, पावर ग्रिड एक कंपनी है। ओके, किसी ने देखा हाई करंट लो वोल्टेज सिस्टम कहां कहां देखा है? कोई बताए हमें, किसी ने देखा है कि बल्क अमाउंट ऑफ पावर यूटिलाइज किया जाता है जहां पे हाई करंट एंड लो वोल्टेज सिस्टम है? प्लीज बताइए, ये आना चाहिए आपको।
रॉ टेक्निकल क्लास ने बताया सर लॉसेस मोर होगा। नहीं नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ किसी ने कहीं देखा है, प्लीज़ बताए वो कि कहीं उसने देखा है जिसका नाम है हाई करंट लो वोल्टेज, कहीं एप्लीकेशन इसका देखा है? किसी ने देखा है हाई करंट लो वोल्टेज? अरे बताओ, जल्दी बताओ। वेरी कॉस्टली मटेरियल रिक्वायर, ये सब अभी मत बताओ, बताइए। वेरी गुड, एक ने बताया ब्रिजेस फर्नेस, वेरी गुड। वेल्डिंग, वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी गुड। इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, दिस वन इज आपको दिखेगा आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, जहां पे मेल्टिंग होता है, हीटिंग होता है, वहां पे आपको दिखेगा नेस वेल्डिंग मशीन्स, यहां भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जहां पे हाई करंट एंड लो वोल्टेज का एप्लीकेशन है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये है एप्लीकेशन, लेकिन आते हमारे पावर बोला जा रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पावर नहीं बोला जाता, ठीक है, कहीं नहीं बोला जाता है। तो अपने यहाँ आते हैं पावर सिस्टम में, जहां हमारे पास बल्क पावर, ये पावर कौन सा, बल्क, बहुत ज्यादा है, बल्क पावर है, मिली वाट वाला नहीं है स्मॉल वाला, ये मेगावाट वाला है एंड गीगावाट वाला है, बल्क अमाउंट ऑफ पावर है। इसकी स्टडी करनी है हमें, ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक दे दें, हो सकता है तो प्लीज़ वेट करिए, 2 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक है। मेरी आवाज सबको जा रही है?
सबको आवाज आ रही है? ओके, नहीं जा रही क्या? नो साउंड। आर्सिंग पैरामीटर ऑफ बस बार ऑफ जनरेटिंग स्टेशन वी और लैम्डा बताया था, वी एंड लैम्डा, वोल्टेज एंड पावर एंगल, दीज आर द पैरामीटर ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन बस बार। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? ठीक, चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाई करंट एंड लो वोल्टेज। केवल एकदम सटीक स्टडी करते हैं। तो देखिए सटीक स्टडी करते हैं हम लोग। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस नहीं है, अगर एडवांटेजेस होता है यूज किया जाता हमारे यहाँ, हमारे पावर सेक्टर में कहीं नहीं यूज हो रहा। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बुरी बातें हैं। तो डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई करंट लो वोल्टेज सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, करंट ज्यादा है। और करंट अगर ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा है कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान देखिएगा, अगर वहां करंट ज्यादा है तो उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स मीन आप देखे होंगे अगर 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा तो हम लोगों ने देखा होगा 1.5 mm² से काम चला ले रहे हैं, 2.5 mm² के तार से काम चला ले रहे हैं, इतने क्रॉस सेक्शन चाहिए। लेकिन आपने कह दिया नहीं किलो एम्पियर चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा अब तो ये सब बढ़ेगा। 10 मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा सबसे पहला ना। तो पहला देखो करंट बढ़ा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है? पवनीश कुमार, इंडिया में मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV पे नहीं है, ठीक है, 25 kV तक है। ओके, 25 kV सुपर थर्मल पावर प्लांट 25 kV पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, कुशाग्र वर्मा, सर व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर? आउटपुट वोल्टेज तो यार जनरेटिंग स्टेशन बताएगा ना, 22.5 kV है, 25 kV जितने का आप बताओगे। एंड व्हाट इज द आरपीएम स्पीड? आरपीएम स्पीड कितने पोल का इस पर डिपेंडेंट होगा, 2 पोल का है, 4 पोल का है, कितने पोल का उस पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, सोनी को तुम आवाज़ नहीं जा रहा अभी। आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आप देखिए। दिनेश उपाध्याय, ग्रिड, अरे आज ही सब क्वेश्चन हो जाए। ग्रिड क्या है? ग्रिड एक बल्क साइज का या बल्क साइज या इनफाइनाइट साइज का जनरेटिंग स्टेशन है या जनरेटर है। ठीक है, जिसपे व्हाट एवर द लोड, जिसका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरी ना हो। क्लियर है ना, उसको बोला जाता है ग्रिड। ग्रिड एक बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा, जिसकी रेटिंग अनंत है ना, इनफाइनाइट साइज का रेटिंग का है। ठीक है, एक जनरेटर है जिस पे चाहे जो लोड हो, व्हाट एवर द लोड, उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं होगा। ओके, क्या नाम है? दिनेश उपाध्याय हो गया। पवनीश कुमार ओके हो गया। रॉ टेक्निकल, बट सर एग्जाम में तो 11 kV तक ही ऑप्शन होता है। हाँ, अब थोड़ा सा एनटीपीसी की एग्ज़ाम देना तो आपको समझ में आएगा कि 11 kV क्या है। आपके यहीं बगल में यार जितने भी जनरेटिंग स्टेशन वो कितने कैपेसिटी का आप बना रहे हो। अब आप देखो 500 मेगावाट या 660 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशन बना रहे हो, तो यहाँ पे 11 kV थोड़ा ना जनरेटर होगा। 11 kV वहीं पे जनरेट होता है जहाँ पे 100 मेगावाट, 50 मेगावाट, इस तरीके के जनरेशन हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये सब है। जैसे से मेगावाट बढ़ रहा है वैसे से जनरेटिंग
वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन आपके पास कम है, क्योंकि अभी जब अल्टरनेटर पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे वहाँ मिलेगा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे बाइंडिंग जहाँ की जाती है वहाँ इंसुलेशन लेवल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसुलेशन लेवल इंडिया में उतना अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप यूज़ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, अस्थाना PLF प्लांट लोड फैक्टर। प्लांट की कैपेसिटी 500 मेगावाट है, आप इससे केवल 400 मेगावाट जनरेट कर रहे हो, इसी का जो रेशियो है वही है। ठीक है, देखो अब तुम लोग यार इसको ना पढ़ के यहाँ पे आ गए हो, तो थोड़ा सा अच्छा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आज तब मैं उस टॉपिक को नहीं ले चल पाऊँगा, फिर यहीं पे आता हूँ। ठीक है, अब तो PLF इंडिया का हर साल का दिखेगा, इंडिया का इंस्टॉल कैपेसिटी देखो, इंस्टॉल्ड लिख दे रहा हूँ मैं, पढ़ा क्या रहा था, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका जवाब भी देना बनता है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर बहुत जानने की इच्छुकता होती है, भाई मैं बता रहा हूँ उसको। जैसे देखो आपके इंडिया में कल ही मैंने दिखाया था इंस्टॉल कैपेसिटी, ध्यान से देखिए, इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी थी 359 गीगावाट, सपोज करिए इतने की इंस्टॉल कैपेसिटी थी। बहुत ध्यान समझिएगा, इतने से आप कितना एक साल में पैदा करवा सकते थे, इतना गीगा WH, इतना यूनिट। आप अगर यूनिट बदलना है तो इसको आप कितने में बदलोगे, इसमें आपको बदलना पड़ेगा KWH, तो 359 गुणे 24 गुणे 10 की पावर 6, अब ये हो गया KWH, और KWH इज कॉल्ड द यूनिट। ठीक है, तो आपकी इतनी कैपेसिटी थी इतना पैदा करने की ना, लेकिन आपने क्या किया, केवल और केवल देखो वो प्लांट के लिए केवल एक जनरेटिंग स्टेशन के लिए है। ठीक है ना, कि 500 मेगावाट था, 24 घंटे में इतना पैदा करता, लेकिन आपने एवरेज इसका निकाल लेना कि आपने इतना पैदा किया 24 घंटे में, तो इसका जो रेशियो होगा वो PLF होगा। जितना PLF पुअर होगा, याद करिएगा जो टैरिफ होता है ना, वो टैरिफ जो आपके यहाँ टैरिफ लगता है, दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू 1/PLF। PLF जितना घटेगा उतना ही रेट बढ़ेगा। और इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे दिक्कत यही है, इंडिया में ये दिक्कत है जो बोला जाए कि टैरिफ बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है PLF, क्योंकि जो हमारे यहाँ लोड करो बनता है। अब यार आप लोग जनरेटिंग स्टेशन भी चले जा रहे हो, तो देखो जैसे ये लोड करो आपने बनाया ना, ये ऐसे बनाते हो, सबसे ख़राब चीज़ यही है। जैसे ये 24 घंटे का जो आपने बनाया 00 से 24 घंटे का, ये जो आपका खाली स्थान है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, यही आपका मार्केट में नाम खराब करता है कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं हो। ये जो ब्लैंक है, ठीक है, द ब्लैंक स्पेसेस, यही कहता है, इसी के लिए हम PLF निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका एवरेज है, एवरेज 400 हमने बोला और मैक्सिमम ये था। ठीक है, तो इसी का जो रेशियो होगा उसको PLF बोला जाएगा। इंडिया का देखो, इंडिया का निकाला जाए, हर साल निकाला जाता है एवरेज PLF। अगर इंडिया का आप कल वाला देखिएगा जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा था, अभी दिख सकेगा क्या, वो दिखेगा क्या जो कल हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे थे, तो अभी मैं तुरंत दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा दिखाइएगा, तो मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूँ। तो ये आपका इतना मैक्सिमम आप जनरेट कर सकते थे, लेकिन आपने कल देखा था 168 गीगावाट ही केवल था। तो 24 घंटे अगर आपने इतना जनरेट किया तो ये हो जाएगा। तो इसी का जो रेशियो होगा, दिस वन इज कॉल्ड द PLF ऑफ द इंडिया। एक जनरेटिंग स्टेशन नहीं, पूरे इंडिया का। तो दूसरा वाला 1 मिनट वेट करिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जी हाँ, बस इसके नीचे वाला और लेके आओ, और नीचे लाओ, और मैं देना, ऐसे नहीं होगा नीचे। कैसे देखा था यार, हाँ PLF यहाँ डालो, आ जाएगा PLF। हाँ नहीं इसी में है PLF। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब आपने पूछ ही लिया है, इसी में है। हाँ 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 हाँ, बस इसे निकालो, इसे दिखा, आगे आपके सामने देखिएगा, थोड़ा यहाँ मुझे दिखिएगा।
अभी नहीं आया, आ गया। तो देखिए आस्थाना देखो, देखो दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बात करो, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तो देखो कि आपका 1958 से 1985 से लेके 2018-19 तक का बना। देखो पीएलएफ घट रहा है, पीएलएफ 61 आ गया है 2018-19 का, केवल ये थर्मल का है, ठीक है। ऐसे ही हर सबका पीएलएफ देखोगे, पीएलएफ सबका देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि रेट बढ़ रहा है, इसलिए रेट बढ़ रहा है। देखो पीएलएफ जितना ज़्यादा हो, पीएलएफ जितना ज़्यादा होगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ही आपका टैरिफ कम हो जाएगा। टैरिफ बढ़ने का ये भी एक रीज़न है, पीएलएफ जो आपने क्या किया है, कम कर लिया, प्लांट लोड फैक्टर। दैट्स मीन आप डरते हो, आपका तो यार 500 मेगावाट का है, 500 मेगावाट का ये जनरेटिंग स्टेशन है, जिससे 500 नहीं लेंगे यार, कहीं कुछ हो ना जाए, चलो इससे 420 लेते हैं, चलो 480 लें। यार ये मशीन है, जितना इसको रेटेड कैपेसिटी की तरफ लेके जाओगे उतना इसकी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, लेकिन रिजर्व कैपेसिटी थोड़ी सी रखनी पड़ती है। और रिजर्व कैपेसिटी तभी हो पाएगा जब आपका ये बहुत ही सेंसिटिव जनरेटिंग स्टेशन हो। जो जनरेटिंग स्टेशन है उसमें जो फास्ट रिलेइंग सिस्टम, फास्ट कंट्रोलर, ये सब लगा होगा, तभी जाके ये पॉसिबल है, ठीक है। जूम कर दीजिए, आपको मैंने बोला था कल जाइएगा, देखो ये सब देखिए आप, CEA के साइट पे जाइएगा, आपको 1947 से लेके 2019 तक का डाटा आपको मिल जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराइए नहीं, ये अलग से नहीं है। तो इसको देखो, आज क्या है, इंजीनियर ऐसे करना चाहता है एकदम फ्लैट हो जाए, और जितना ये फ्लैट हो जाएगा, जितना ये फ्लैट होगा उतना पीएलएफ बढ़ेगा। पीएलएफ 10 महीने का 1 हो जाए तब तो इससे अच्छा कोई नहीं है। और अदर कंट्रीज का देखिएगा पीएलएफ बहुत अच्छा मिलेगा, तो उनके यहाँ रेट कम मिलेगा ना। लेकिन अब आपने ऐसा डिजाइन कर लिया तो भाई झेलो झेलो। तो एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जो भी जनरेटिंग स्टेशन हो उनको इस तरह डिजाइन करो कि ये सब हो जाए। इसीलिए देखो ध्यान से देखना, रात में लोड कम है, ये इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक का लोड कम हो गया तो रात में अलाउ हो जाता है एग्रीकल्चरल ना, कि एग्रीकल्चरल, इरिगेशन, इन सबको अलाउ किया जाता है। भैया अपना पंप चालू करो, कम से कम लोड बढ़े और ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो भर जाए, ठीक है। तो ब्लैंक ना हो, ये ब्लैंक जितना होगा, जहां जहां ब्लैंक होता है उसमें फार्मर्स को सब्सिडी जाती है। अब देखो यहाँ पे टीओडी आ गया, अब टीओडी एक लग गया ग्रिड में। अब देखो ये बहुत ऊपर जा रहा है आप लोगों से। आप लोग जितना देखो, ये मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जितना आप मेरे अंदर मशीन हूँ मैं, मोटर में जितना टार्क चाहिए उतना उसके फ्लक्स को क्या करो, डिस्टॉर्ट करो, उतना उसको मतलब रिंग ऐसे ना बना पाए। गोला अगर आपने फ्लक्स बना लिया तो इससे कोई काम नहीं होना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। एनर्जी को स्टोर मत करो, छेड़ो उसको। तो दैट्स मीन इसको जितना आप छेड़ोगे ना उतना अच्छा टार्क पैदा होगा। वही मैं हूँ, मशीन ही हूँ मैं, मुझे जितना छेड़ोगे ना उतना ही आपको मिलेगा, जितना छेड़ोगे। तो शायद अभी हिम्मत है। हाँ, कल का एक चीज़ बताना था, कल क्लास टोटली ऑफ रहेगा, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ, कल टोटली वो ऑफ रहेगा। अब से क्या दो, जो आप करो, दिल्ली में रेट कम है, दिल्ली में रेट कम नहीं है, दिल्ली में गवर्नमेंट ने रेट कम किया है। दिल्ली सबसे महंगा बिजली खरीदता है, लेकिन उसने सब्सिडीज दिया हुआ है। और अब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट वाले हैं ना, वहाँ पे प्राइवेट है सब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उन दोनों में लड़ाई अब चालू हो गया, राजधानी वाले में और इन सब में। आप तो गए हो, अब से क्या दो, आप उनके यहाँ गए थे, मुझे याद है आप गए थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रेनिंग लेने, ठीक है। अब उनके यहाँ लड़ाई चल रहा। अस्थाना क्या करना, चलो आई ट्राई मैं कहा ना कुसाग बनवा, देखो इनको यस सर टीओडी क्या है बता दीजिए, जानते हैं कुछ भी लिखा जाएगा। टीओडी टाइम ऑफ डे, तो टाइम ऑफ डे, ये सब टीओडी मीटर लगता है जो इंडस्ट्री वाले होते हैं। जब इंडस्ट्री वाला इस समय यूज करेगा ना, उसका टैरिफ कम होगा। जैस्मिन अगर इस समय जब पीक लोड है शाम के 7 बजे, तो यहाँ पे अगर टैरिफ 5 रुपया पर यूनिट है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, सब्सिडी देना चाहता है, कहता है भाई तुम रात में यूज़ करो और हम आपको 2.5 रुपया यूनिट देंगे। तो रात में अगर ये यूज़ करेगा तो पीएलएफ बढ़ेगा। इंडिया में यही मूर्खों का देश है, कहना नहीं चाहिए, ऑनलाइन होके बोल दिया मैंने, कि रात में काम करो। देखो फॉरेन में रात में ज़्यादा काम कर रहे हैं सब, इसको मैनेज करने के लिए, इसको रात में मार्केट खोलते हैं इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम अभी पॉलिटिक्स करते हैं कि क्यों रात में होगा, क्यों ये करेंगे।
मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जितना सस्ता होगा उतने सस्ते सब कुछ हो जाएंगे, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। मैं बताऊँ, आपका गैस जो निकल रहा वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी का बल्क अमाउंट ऑफ यूज़ करके निकल रहा है यार, गैस सिलेंडर चाहे जो हो। पवनीश कुमार, 25 केवी का जनरेशन बहुत जगहों पे है यार, जहाँ जहाँ 1000 मेगावाट का जनरेटिंग स्टेशन लगा है वहाँ साउथ में बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक एक जनरेटिंग स्टेशन मैं याद नहीं कर पाऊँगा, ओके। तो TOD दैट्स मीन इज द टाइम ऑफ डे। तो यहाँ पे रेट कम रहेगा जिसमें लोड फैक्टर बहुत पुअर है, और जिसमें फैक्टर बहुत एक के करीब है, दैट्स मीन मैक्सिमम डिमांड आ रहा, उस समय रेट महंगा मिलेगा। तो बोला जाता है कंज्यूमर से, इंडस्ट्री वाले, मार्केट वाले के, भाई कमर्शियल रात भर खोले रहो, रात भर खोलो, जितना तुम खोलोगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उतना हमारा ये रेक्टेंगुलर बनेगा, और जितना ये रेक्टेंगुलर बनेगा उतना ही बिजली का पीएलएफ अच्छा मिलेगा, और जितना पीएलएफ अच्छा मिलेगा पूरे देश का टैरिफ कम हो जाएगा, पूरे देश का कम हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़ करो, लेकिन कहाँ यूज़ करोगे? रात में कोई छीन ले जाएगा, दुकान खोले हो उठा ले गया, क्या कर दिया, ठीक है। तो ये सब और भी बहुत सारे तरीके। अभी मैं पावर सिस्टम तो अभी शुरुआत किया हूँ, देखते जाइए, वेट एंड वॉच करना, आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा ना, आपको लगेगा क्या चल रहा है। एक और होता है TOD कहीं लगा रहता है, कहीं के ABT लगा रहता है, ये भी एक टैरिफ है, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। अवेलेबिलिटी, जब आप जनरेशन पढ़ोगे ना तब ये सब मिलेगा, और एक एक का मैं आपको बहुत अच्छे से, इतना गजब का मिलेगा ना आपको समझ में। ग्रिड में आज ये भी है कि अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ लगता है, कि अगर ग्रिड पे ज़्यादा सप्लाई है, ठीक है, और कोई उसको ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको सस्ते में दे देगा, ज़्यादा है और कम है तो महंगा हो जाएगा। अपने आप देखोगे, आप विद्युत प्रवाह ऐप उसमें दिखेगा, विद्युत प्रवाह ऐप में आपको दिखाई देगा कितना रुपये यूनिट चल रहा है, ठीक है, और कितना UI अनशेड्यूल्ड एक्सचेंज, ठीक है, इन सब का रेट। दैट्स मीन आपने कहा था मुझे 500 मेगावाट चाहिए, अगर आपने 520 ले लिया ना, 20 मेगावाट ज़्यादा ले लिया तो 20 मेगावाट पे पेनाल्टी लग जाएगा। उत्तर प्रदेश हमेशा पेनाल्टी में जी रहा, जो कहते हैं उत्तर प्रदेश लॉस में जा रहा ना, ये भी एक रीज़न है, क्या बोला जाए, वो भी एक रीज़न है। थेफ्ट जो हो रहा इधर हमारे ऊपर रोज़ पेनाल्टी लगता है, सेंट्रल वाला पेनाल्टी लगा देता है, ठीक है। क्यों लगा देता है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमें 7000 मेगावाट चाहिए, क्योंकि हमारे इंजीनियर सही से उसको कैलकुलेट नहीं किए और 7000 से ज़्यादा हमने ले लिया, जो 200-300 मेगावाट ज़्यादा लिया, अब उसका हमारे ऊपर पेनाल्टी लग के आएगा। खाना, रोटी ज़्यादा खा लिया आपने तो उसका भी पैसा दो। स्पार्स लीजेंडरी, बाकी टैरिफ आपके घर का है, वो ग्रिड का नहीं है बंधु, बड़े लोगों का नहीं है। नॉलेज बुक्स, वी आर वेरी लकी सर, क्योंकि हम लोग लाइव आपको देखकर पढ़ पा रहे हैं, थैंक यू। तो आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी बचाना है मुझे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, परसों मिलते हैं, ठीक।